The Dust of Snow, written by Robert Frost, is a short, deeply meaningful poem that conveys the idea that even the smallest incident in nature can bring about a major transformation in one's mood and thoughts. The poet describes a simple moment when a crow shakes snow dust from a hemlock tree onto him, and this seemingly insignificant action completely changes the course of his day. इस कविता डस्ट ऑफ स्नो का जो लेखक है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और इसका नाम भी याद रखना चाहिए क्योंकि वो कई बार लेखक का नाम भी पूछ लेता है। इसमें कविता में ये बताया गया है कि प्रकृति में कुछ महत्वहीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी तरफ इंसान उपेक्षा कर देता है, लेकिन वो चीज़ें व्यक्ति के मस्तिष्क को चेंज कर सकती है, उसके खराब विचारों को हटा सकती है और उसको एक आशावादी रास्ता दिखा सकती है। The poem begins with the image of a crow sitting on a hemlock tree. Both these symbols, crow and hemlock, are generally associated with negativity, sorrow, and bad omens in Western culture. However, the poet uses them in a positive manner to highlight that even things considered unpleasant can bring joy and hope. This constant enhances the beauty and depth of the poem. कि पश्चिमी देशों में कौवे को और हेमलॉक ट्री को अशुभ माना जाता है। जैसे अपने इंडिया में कुत्ता रोता है उसको बुरा मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है उसको बुरा मानते हैं, उल्लू घर में रखना बुरा माना जाता है कि नहीं, और सांप का रास्ते मिल जाना शुभ माना जाता है, छींक आना शुभ मानते हैं। ऐसे ही पश्चिमी देशों में क्या है, एक तो कौवा और एक हेमलॉक ट्री को अशुभ माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये आदमी जो था लेखक, ये बैठा हुआ था, थोड़ा सा बोझिल सा, ऐसा दिमाग खराब हो रहा था, तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे था और कौवा आकर उसके मूड को चेंज कर देता है, क्योंकि वो उसके कौवे के हिलने से डाल लेने से बर्फ़ के टुकड़े पड़े और आखिरी में खुश हो गया। तो अपशगुन चीज़ है ना, वो भी उसको मूड खुश कर देती है। तो भगवान ने जो चीज़ बनाई है वो गलत नहीं हो सकती। इंसान अपनी दृष्टि से किसी चीज़ को खराब और किसी को बुरा मानता है कि नहीं मानता, लेकिन भगवान की तो हर चीज़ बनाई हुई गंदी कैसे हो सकती है। Hemlock is a poisonous tree and the crow is not considered a pretty or pleasant bird. Still, they become the agent of positive change. In poet's emotions state, the crow suddenly shakes the branches, causing a light shower of fine snowflakes to fall on the poet. The softness of the snow dust feels refreshing and unexpected. This small touch of nature provides comfort to the poet and improves his gloomy mood. Hemlock tree एक जहरीला पेड़ है और कौवा उसको अपशगुन माना जाता है, लेकिन इन अपशगुन की चीज़ों और इन गंदी चीज़ों के द्वारा भी प्रकृति में एक अच्छा मैसेज ये दिया गया है कि ये व्यक्ति के मनोभाव को चेंज कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में भगवान ने बनाई गई हर चीज़ क्या अच्छी है, हमें किसी को अच्छा बुरा नहीं मानना चाहिए। बिफोर दिस मोमेंट the poet had been feeling depressed and disappointed. He believed that the entire day had been wasted due to his negative state of mind. However, the gentle fall of snow dust acts as a turning point. It brings a sudden sense of relief, making the poet realize that the day is not completely lost. Even a small moment can redeem the time that appears wasted and renew one's spirit. कभी सुबह से उदास बैठा था, नकारात्मक ख्याल आ रहे थे, लेकिन नकारात्मक ख्यालों को हटाने के लिए अच्छी वस्तुओं की जरूरत होती है, मनोरंजन की, कोई अच्छे विचार की। लेकिन इस कविता में विचित्र ये बताया गया है कि नकारात्मक चीज़ को हटाने के लिए नकारात्मक प्रकृति की चीज़ें ही साथ दे रही हैं, जैसे कौवा और हेमलॉक ट्री। The poet concludes the poem by stating that the snowfall saved some part of his day. This line emphasizes the idea that positivity can enter one's life unexpectedly. More importantly, it says that we must remain open to nature and small joys instead of being consumed by sadness. The poem teaches us to appreciate little miracle happening around us every day, which we often ignore. व्यक्ति क्या है कि खुशी प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को महत्व देता है, लेकिन खुशी जो है ना वो छोटी चीज़ से भी आ सकती है। एक व्यक्ति सपना देखे कि इतना बड़ा घर हो तो मैं खुश हूँ, एक गाड़ी हो तो खुश हूँ, इतनी प्रॉपर्टी तो खुश हूँ। वो चीज़ मिले नहीं मिले किस्मत की बात है, लेकिन
कोई छोटे बच्चे की मुस्कान है, उड़ता हुआ कोई पक्षी है, किसी पक्षी की चहचहाट की आवाज़ है। इन चीज़ों में पैसे तो लगते नहीं, लेकिन ये चीज़ें क्या आदमी को खुश कर देते, तो खुश होने के लिए बड़ी चीज़ें जरूरतें नहीं होती। The dust of snow also carries a deeper philosophical meaning. It reveals that life is unpredictable and full of surprise. A person may feel helpless due to circumstances, but nature always has the power to heal. Frost suggests that beauty, inspiration, and hope can be found in the simplest of experience. If we allow ourselves to observe the life more closely, the poem becomes a reminder that every moment holds potential for change. कवि कहता है कि बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागो, जरूर नहीं उनसे खुशी मिलेगी। छोटी चीज़ें वो भी खुशी दे सकती है, यहाँ तक नकारात्मक चीज़ें वो भी खुशी दे सकती हैं, जैसे कौवा हेमलॉक ट्री। तो प्रकृति की हर चीज़ बड़ी सुंदर है, उनकी आप क्या करें, प्रशंसा करें, भगवान की वस्तु मानें। The poet also highlights the importance of perspective. A single event can be interpreted in various ways depending on one's mindset. The crow and the hemlock tree could be seen negatively, but the poet perceives their action as a blessing. Thus, Frost encourages readers to look at life with an open mind and embrace positively from an unexpected source. एक ही वस्तु है ना, एक ही वस्तु अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे विदेशों में उल्लू को अपशगुन माना जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उल्लू को लक्ष्मी की सवारी माना जाता है। लक्ष्मी धन की देवी है। एक घटना जो होती है ना, उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है, उसके अलग अलग परिणाम, अलग अलग उसके रिजल्ट निकलते हैं। Another key message in the poem is emotional healing. Many times people feel burdened by stress, anger, or disappointment. However, nature often provides a calming influence that helps clear our thoughts. The falling snow performs this role for the poet. It cleans his mind and gives him a fresh outlook, providing that emotional recovery can come from the simplest experience. प्रकृति में इतनी शक्ति होती है कि बुरी से बुरी घटना को भी शांत कर देती है, किसी उदास व्यक्ति को ये शांत कर सकती है, लेकिन प्रकृति से जुड़ना पड़ता है। तो जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं उन पर कम डिप्रेशन हावी होता है, जो भागदौड़ और मेटलिस्टिक थिंग के चारों तरफ गिले रहते हैं उनको ज़्यादा हावी होता है। The poem also subtly suggests that humans and nature share a strong bond. Even though modern life disconnects us from the natural world, small interaction with nature like snowfall, breeze, or birds can restore balance and positivity. First, remind us that nature silently participates in our emotional lives, often changing our thoughts without our realizing it. कि प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो हमारे विचारों को चेंज कर सकती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो प्रकृति के सानिध्य में हम रहें। The Dust of Snow becomes a powerful poem despite its brevity. Its message is universal. It teaches us that small acts, natural occurrences, and unexpected moments can change our attitude and refresh our minds. It encourages us to stay hopeful, remain receptive to positivity, and trust the healing power of nature. Because of these themes, the poem resonates with readers across cultures and generations. कुल मिलाकर द डस्ट ऑफ स्नो एक कहानी होने के बावजूद एक छोटी होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली कविता बन गई है। इसका संदेश सार्वभौमिक है। यह हमें सिखाता है कि छोटे छोटे कार्य, प्राकृतिक घटनाओं और अप्रत्याशित क्षण हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, हमारे मन को ताज़ा कर सकते हैं और हमें आशावान रहने, सकारात्मक के प्रति ग्रहणशील बने रहने और प्रकृति की उपचार शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कारणों से कविता विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के पाठकों के बीच लोकप्रिय है। प्रश्न है, व्हाट चेंज द पोइट्स मूड इन द पोइम। इस कविता में कवि का जो माइंड कौन चेंज करता है, वो कौन चेंज करता है? फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, मतलब गिरती हुई बर्फ के टुकड़े। विच ट्री इज मैंशनड इन द पोइम, कविता में कौन से पेड़ का जिक्र है? हेमलॉक ट्री। द क्रो इन दिस पोइम रिप्रेजेंट, कौवा इस कविता में किसका प्रतिनिधित्व करता है? नेगेटिविटी टर्न पॉजिटिव, नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलने की।
What did the poet feel before the snow fell on him? बर्फ उसके पहले गिरने से पहले कवि कैसा महसूस कर रहा था? दुखी, अपसेट एंड ग्लूमी, दुखी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? कविता की थीम क्या है? थी है नेचर हीलिंग पावर, प्रकृति की सुंदरता। एक हीलिंग पावर का मतलब होता है उपचार करने की शक्ति। अब कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनको मैं ओरली बता रहा हूँ। डिस्क्राइब हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट चेंज द पोइट्स मूड इन द पोएम। आप ये वर्णन करना है कैसे छोटी सी घटना ने कवि के मूड को चेंज किया। तो बोलना भाई कवि किसके नीचे बैठा था? हेमलॉक ट्री के, उदास था। हेमलॉक ट्री एक अपशकुन माना जाता है। फिर वो बर्फ़ गिर रही थी, उस टाइम में उदास था, ठंड लग रही थी। इतने में एक कौवा आया और कौवा करके आके उस पर बैठता है। डाली हिलने से बर्फ़ गिरी, बर्फ़ गिरने से उसका मूड चेंज हो जाता है। खुश हो गया, चलो आधा दिन तो ख़राब हो गया, आधा बच गया। तो कौवा जो खुद अपशगुन माना जाता है, लेकिन प्रकृति की जिसमें शक्ति विद्वान है, उसने अपशगुन को भी सगुन बना दिया, उसके भला काम के लिए प्रेरित किया। एक्सप्लेन द सिम्बोलिज्म ऑफ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। कौवेर हेमलॉक ट्री का जो सिम्बोलिज्म है वो समझाना है। मतलब ये किसका प्रतीक है? कौवा और हेमलॉक ट्री। तो कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों अपशगुन के प्रतीक है। मतलब ये जब दिख जाते हैं तो काम ही नहीं बनता, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे ये प्रकृति के दूत की तरह आए, प्रकृति का मैसेज लेके आए कि खुश रहो तुम। तो वास्तव में इसने इस काम किया है और प्रकृति का जो सानिध्य की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे अबाउट नेचर हीलिंग पावर। प्रकृति की जो पावर है स्वस्थ करने की, उसके बारे में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि भाई इंसान जो है डिप्रेस वगैरह हो जाता है, लेकिन प्रकृति में इतनी शक्ति उसे कुछ कर सकता है। तो प्रकृति उन चीज़ों से कुछ कर सकती है जो बहुत ज़्यादा अपशगुन माने जाते हैं, हेमलॉक ट्री या फिर कौवा। हाउ डज द पोएम एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। कवि कोई भी घटना के महत्व, उसके बारे में क्या विचार है? वो कहता है कि भाई कोई भी चीज़ जो संगठित रूप से होती है उसका सफल होना तय है। वाई द डस्ट ऑफ स्नो कंसिडर यूनिवर्सल पोएम। डस्ट ऑफ स्नो को यूनिवर्सल पोएम क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ऐसा एक सीख देता है जो सब पे लागू होता है। वो सीख कौन सी है? प्रकृति के सानिध्य में रहने से दुख कम लगते हैं, प्रकृति के सानिध्य छोड़ने के बाद दुख ज़्यादा लगते हैं।